Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 2 and 3 सॉल्व करना है. पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 2 and 3. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे राइट करना है और डेट राइट करनी है. व्हाट इज डे टुडे? डे इज वेडनेसडे. इस साइड पे आपने वेडनेसडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने 22 अप्रैल 2020. ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल है, यानी कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है. फर्स्ट ए की तरफ आते हैं. 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45. अब आप 7 का टेबल रीड आउट करें, उसमें देखिए 45 आता है या नहीं आता. आता है 45? बिल्कुल भी नहीं आता. इसका मतलब 7 45 का फैक्टर नहीं है. या आप 7 को 45 पे डिवाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड करके भी चेक करते हैं कि 45 के 7 45 का फैक्टर है या नहीं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हमने 45 को 7 पे डिवाइड किया है. 7 6 42. 5 में से 3 को निकाला, हमारे पास 3 रिमाइंडर रह गया. इसका मतलब 7 जो है वो 45 का फैक्टर नहीं है. तो हमने क्या लगाना है? हमने वहाँ पे फॉल लगाना है. ठीक है, हमने यहाँ पे एफ राइट कर दिया, यानी ये फॉल है. इसका बी पार्ट देखते हैं. इफ़ अ नंबर डिवाइड्स एन अदर नंबर कम्प्लीटली. जब एक नंबर दूसरे नंबर पे पूरा डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है, देन तब द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर. तो जो पहला नंबर होता है वो दूसरे नंबर का क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है. बिल्कुल ठीक. जब हम पूरा डिवाइड करते हैं तो वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है ना. ठीक है, अब सी पार्ट हमारे पास है. 6 and 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स. वो कहते हैं 6 और 8 के फैक्टर्स जो है वो इक्वल है. हम इसके बना के देखते हैं फैक्टर्स. स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हमने 6 के और 8 के फैक्टर्स निकाले हैं. अब उसने कहा उसके नंबर्स जो हैं दोनों के इक्वल हैं. देखिए 1 2 3 4. 6 के भी 4 फैक्टर्स हैं और 8 के भी 1 2 3 4. दोनों के 4 फैक्टर्स हैं. इसका मतलब ये ट्रू है. तो हम क्या लगाएंगे? वहाँ पे टी राइट करेंगे. ठीक है, ये हमने यहाँ पे टी राइट कर दिया. अब उसके बाद हमारे पास डी पार्ट है. अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. वो कहते हैं जो एक नंबर जो होता है वो हमेशा अपने आप का एक फैक्टर होता है. यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 13 है तो 13 में 13 का फैक्टर भी आएगा. तो इसका मतलब ये ट्रू है. तो हम यहाँ पे टी राइट कर देंगे. ठीक है बेटा. उसके बाद ई पार्ट हमारे पास है. 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9. 45 9 का फैक्टर है. 9 के टेबल में 45 आता है? नहीं आता ना. तो इसका मतलब ये उसका फैक्टर नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एफ लगाएंगे. ये फॉल है. ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. हमने इनको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं. हमने एक जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा उस पर हमने टिक करना है. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है. ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने खुद करके दिखाना है. अब ये देखिए हमारे पास ए पार्ट है. 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 2 and 7. दोनों किसके फैक्टर हैं इसमें से आपने खुद देखना है. 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 10. किसका फैक्टर नहीं है? ठीक है, ये बताना है आपने. आल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर. 50 के फैक्टर जिसमें से कौन से हैं उस पर टिक करना है. 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ. इसमें से 8 किसका फैक्टर नहीं है? कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 का फैक्टर नहीं है? ठीक है. ई पार्ट हमारे पास है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कौन सा ऐसा नंबर है जो हर फैक्टर्स में आता है? ठीक है, आपने ये वाला खुद सॉल्व करने हैं. ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Assalamualaikum for class. How are you students? I hope you will be fine. Now we start our period of English. Open your books of English grammar. Today our topic is question words, in which we discuss about how many and how much. How many किसके लिए यूज़ होता है और how many किसके लिए यूज़ होता है. So start our reading to ask a question about countable noun. यानी कि जो noun गिने जा सकें. नाउन मीन्स द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज़ नोन एज अ नाउन. यानी किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी थिंग का नाम. एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज़ नोन एज अ नाउन.
ठीक है, जो नाउन गिने जा सकें उसके साथ हमने क्या लगाना है, वो यूज़ हाउ मैनी, उनके सामने क्या लगाना है, हाउ मैनी। एंड एग्जाम्पल्स आर हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रूम, हाउ मैनी पीपल कितने लोग हैं, आर देयर इन द रूम कमरे में कितने लोग हैं, यानी एक कमरे की बात हो रही है ना, तो एक कमरे में जितने भी लोग हों वो गिने जा सकते हैं, जो चीज़ें गिनी जा सकते हैं उसके लिए हमने क्या लगाना है, हाउ मैनी। हाउ मैनी ट्रॉफीज़ हैव यू वन, तो ट्रॉफीज़ जो हैं वो भी गिनी जा सकती हैं, तो उसके लिए हमने क्या लगाना है, हाउ मैनी। अच्छा, अब इनके साथ हमने लगा दिया हाउ मैनी जो गिनी जा सकती हैं, तो हाउ मच किन के साथ लगेगा, ये हम पढ़ते हैं। टू इंक्वायर अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो अनकाउंटेबल जो ना गिनी जा सके नाउन, वो यूज़ हाउ मैनी, उसके सामने क्या लगाना है, हाउ मैनी। एग्जाम्पल्स आर हाउ मच शुगर, सॉरी हाउ मच शुगर डिड यू गेट, आपने कितनी जो चीनी है आपने कितनी लेनी है, तो शुगर जो है वो गिनी नहीं जा सकती, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, हाउ मच। हाउ मच वाटर इज़ नीडिड, पानी जो है उसको भी गिना नहीं जा सकता, तो उसके सामने क्या लगाना है, हाउ मच। अब क्वेश्चन इज राइट हाउ मैनी और हाउ मच टू बिगन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के स्टार्ट में हमने हाउ मच और हाउ मैनी को लगाकर इन क्वेश्चंस को पूरा करना है। तो फर्स्ट इज डैश साल्ट डिड यू पुट इन द फ्लोर, साल्ट मीन नमक, कि आपने नमक कितना डाला है फ्लोर आटे में, तो इसके सामने हाउ के साथ क्या लगाना है, हाउ मैनी और हाउ मच। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो साल्ट जो है वो क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। साल्ट नमक को हम गिन सकते हैं, नो, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ हमने क्या लगाना है, हाउ मच, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, हाउ मच, राइट है। एंड द सेकेंड इज डैश टाइम डू यू स्पेंड डूइंग योर होमवर्क, ठीक है, तो यहाँ पर हमने डैश टाइम डू यू स्पेंड के वक्त का जिक्र किया हुआ है। वक्त जो है वो गिना जा सकता है, वक्त को गिन सकते हैं फॉर क्लास, 1 घंटा 2 घंटे हम काउंट कर सकते हैं ना, जी हाँ, तो यहाँ पे हमने जो काउंट कर सके काउंटेबल नाउन्स के साथ हमने उसके साथ लगाना है हाउ मैनी, सो राइट हियर हाउ मैनी like this। and the next dash goats were sacrificed on this Eid in Pakistan। goats जो है नाउन, ये बकरियां जो हैं वो गिनी जा सकती हैं, जी हाँ गिनी जा सकती हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, हाउ मैनी, सो राइट हियर। एंड द नेक्स्ट इज हाउ मैनी मनी डू यू हैव, हाउ मैनी मनी, मनी जो है वो काउंट कर सकते हैं हम, यानी पैसों को गिना जा सकता है, तो इसके साथ हमने लगाना है हाउ मैनी मनी डू यू हैव। तो नेक्स्ट एंड लास्ट इज डैश मैनी कार्स आर देयर, देखिए यहाँ पर मैनी पहले से लिखा हुआ है, तो हमने इसके सामने क्या लगाना है, हाउ मैनी कार्स आर देयर, ओनली हाउ। सो फॉर क्लास आपने इनकी प्रैक्टिस जो है मम्मा को घर में करके दिखानी है। सो आवर पीरियड इज ओवर, टेक केयर एंड फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। बेटा अब हम अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आप ओपन करें अपनी बुक्स, हरी अप। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारा अभी चैप्टर कंप्लीट किया था सेहत और तंदुरुस्ती, और उसके हमने अल्फाज मायने और इमला के अल्फाज कर लिए हैं। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके सवालात और जवाबात करेंगे, ठीक है बेटा। तो उसके लिए शाबाश मेरे सब बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करें। प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हम कॉपी वर्क में सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले अपनी तारीख़ लिखते हैं, ठीक है, और तारीख़ क्या है 29 शाबान 1441, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम दिन लिखते हैं, और दिन क्या है बुध। बेटा उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सबक, और सबक के बाद सबक का नाम यानी सेहत और तंदुरुस्ती, और उसके बाद हम लिखते हैं उन्वान। उन्वान क्या है हमारा, जो हमने आज काम करना है, और वो क्या है सवालात जवाबात। तो बेटा चलें अब हम अपने सवालात और जवाबात देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, हदीस मुबारका में सेहत को किससे पहले गनीमत कहा गया है, यानी कि सेहत हमारी किससे पहले जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी नेमत है।
तो इसका जवाब है हदीस मुबारक में सेहत को बीमारी से पहले गनीमत कहा गया है, यानी कि सेहत की अहमियत या सेहत हमारे पास बीमार होने से पहले सबसे बड़ी नेमत क्या है? सेहत है। हदीस मुबारक में सेहत को बीमारी से पहले गनीमत कहा गया है, यानी कि हमें सेहत की कदर करनी चाहिए इससे पहले कि हम बीमार हो जाएं। जवाब हम दोबारा दोहरा लेते हैं। हदीस मुबारक में सेहत को बीमारी से पहले गनीमत कहा गया है। सवाल नंबर 2, सफाई के बारे में हदीस मुबारक बयान करें। सफाई के बारे में हदीस मुबारक बयान करें। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि साफ़ सुथरा रहना जो है वो क्या है? आधा ईमान है। निस्फ किसको कहते हैं? आधे को। सफाई निस्फ ईमान है, क्योंकि हम साफ़ सुथरे रहेंगे तभी तो हम अपनी इबादत कर सकेंगे ना, तभी हम अच्छे काम कर सकेंगे। और हर इबादत से पहले वज़ू किस लिए कहा गया है? कि साफ़ सुथरे हो जाते हैं, उससे हम पाक साफ़ हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जवाब सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि सफाई आधा ईमान है। बेटा ये हमारे आज के सवाल जवाब थे। अब हम इनको दोबारा दोहरा लेते हैं। सवाल नंबर 1, हदीस मुबारक में सेहत को किससे पहले गनीमत कहा गया है? जवाब हदीस मुबारक में सेहत को बीमारी से पहले गनीमत कहा गया है। जवाब हदीस मुबारक में सेहत को बीमारी से पहले गनीमत कहा गया है। सवाल नंबर 2, सफाई के बारे में हदीस मुबारक बयान करें। सफाई के बारे में हदीस मुबारक बयान करें। जवाब सफाई निस्फ ईमान है। जवाब सफाई निस्फ ईमान है। प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का काम था। इसको आपने याद करना है और अपनी नोटबुक पे राइट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Therefore class, let's start our science lecture. So open your books. Today we will start our new lesson, which is unit number 4, characteristics of living things. Characteristics, खसूसियात of living things, जानदार चीज़ों की खसूसियात। अब खसूसियात पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लिविंग थिंग्स में तो बेटा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पौधे भी, जानवर भी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो सब एक जैसे नहीं होते, सब जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते जाएंगे वन बाय वन इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम जानदार चीज़ें सेल्स के साथ बनी होती हैं। द सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल जो होता है वो किसी भी ज़िंदगी के स्टार्ट होने का बेसिक यूनिट होता है। ठीक है बेटा, तो आज इस पेज पे हमें 2 सेल्स दिए हुए हैं, एक है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल। ठीक है, तो हम इस एनिमल सेल को आज डिस्कस करेंगे और प्लांट सेल को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, कुछ एक में होती हैं दूसरे में नहीं होती। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में क्या चीज़ें होती हैं? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। Cell membrane, the cell membrane is the outer covering of the cell. Cell membrane जो है वो सबसे बाहर वाला कवर होता है किसी भी सेल का। It allows only certain materials, ये सिर्फ कुछ ख़ास materials को allow करती है to move in and out of the cell, कि वो सेल के अंदर आ सकें या सेल से बाहर जा सकें, मूव कर सकें। It also give the cell its shape, और ये सेल को उसकी शेप भी देती है कि सेल किस शेप का होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सबसे बाहर वाली तय होती है। ये देखें, अगर इसकी ये शेप है ना, तो ये क्या होगा? ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल की शेप इसी की वजह से है।
अब ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं इस सेल के अंदर लाई कर रहे हैं, ये बाहर जा सकते हैं या नहीं, बाहर से कोई अंदर आ सकता है या नहीं, ये अंदर रहते हुए ये कैसे मूव करेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन इनको जितना अलाउ करती है उतना ही कर सकते हैं। ठीक है, अब है न्यूक्लियस। ऑल द एक्टिविटीज़, तमाम काम ऑफ द सेल के आर कंट्रोल किए जाते हैं बाय द न्यूक्लियस के ज़रिए से। न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिस तरह हमारे माइंड का सेंट्रल पार्ट जो है वो हमारा ब्रेन होता है ना, इसी तरह न्यूक्लियस भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है किसी सेल के लिए। साइटोप्लाज्म इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म कौन सा है, ये यहाँ पे ये जो आपको ऑफ वाइट सा स्किन सा कलर नजर आ रहा है ना, ये साइटोप्लाज्म है। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट फिल्स द सेल, जिसने अभी सेल को पूरे को भरा हुआ है। ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। इसके तमाम जो खुलवी अज़ू हैं, जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है, ये सब कुछ जो है इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, इसके अंदर बह रहे हैं, इसके अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, वैक्यूल। द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड। अब वैक्यूल क्या करेगा, ये देखिए ये छोटा सा पार्ट है, ये वैक्यूल क्या करेगा, वैक्यूल जो है वो फूड को स्टोर करेगा एंड वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस, पानी को भी और वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनको भी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ा कि हर जानदार का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। ठीक है, और सेल जो है वो कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहली चीज़ उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर सेल के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो कि इसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद एक साइटोप्लाज्म होता है जो कि जेली टाइप एक मटेरियल होता है और वो पूरे सेल के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर सारे जितने भी पार्ट्स हैं ना सेल के, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वैक्यूल एक फंक्शनल यूनिट है इसका काम ये होता है कि इसने खाना, पानी और वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल के स्टोर करने होते हैं। ठीक है, फिर उनको स्टोर करने के बाद क्या करना है, कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है, वो फिर बाद में देखेंगे। अभी आज हमने एनिमल सेल को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कल बेटा इंशाल्लाह हम प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे।